Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्र, पर उपस्थित हूँ अपने इस कोर्स टाइटल अप्लाइड साइकोलॉजी के साथ, यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान। और आज इस कोर्स का लेक्चर नंबर 29 और हमारे इस सत्र है इंट्रोडक्शन टू कोचिंग साइकोलॉजी। और ये बड़ा ही एक हम कह सकते हैं कि रोचक हमारा शीर्षक, ये एक बहुत ही रोचक एरिया यानी कह सकते हैं डेवलपिंग और साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है विद इन द डोमेन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग एरिया है, जो काफ़ी समय से अब इस पर बहुत सारे लोग कार्य भी कर रहे हैं इसके अंदर, इस क्षेत्र में, और इससे बहुत से लोगों को लाभ भी मिला है। इस प्रकार के जो प्रयास हैं जो कोचिंग साइकोलॉजिस्ट करते हैं, उससे बहुत उनके प्रयासों से लोगों को बहुत लाभ भी मिला है। तो आइए आज हम अपने इस सत्र में ये समझने का प्रयास करेंगे कि कोचिंग साइकोलॉजी क्या है और उसकी कुछ मूलभूत बातें क्या हैं और किस तरह से कोचिंग साइकोलॉजी से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो पॉपुलेशन है, उसका बेनिफिट होता है। सबसे पहले हम लोग ये प्रयास करेंगे समझने का कि कोचिंग साइकोलॉजी है क्या, और उसके लिए हम उसकी एक परिभाषा यहाँ पर देखेंगे जो इस प्रकार है। कोचिंग साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर, कॉग्निशन एंड इमोशन टू डीपर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप परफॉर्मेंस, अचीवमेंट एंड वेलबींग एंड टू एनहांस प्रैक्टिस विद इन कोचिंग। अब यहाँ पर जो सबसे पहला आप देखेंगे कि जो इस परिभाषा में जिस बात पर जोर दिया जा रहा है वो है इस विषय का या इस विषय वस्तु का साइंटिफिक होना, यानी कि जो इस विषय वस्तु का आधार है वो वैज्ञानिक है। उसके बाद जो दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो है अबाउट एप्लीकेशन, यानी कि हम इसका इस विधा से जो भी हमें जानकारी मिलती है, जो भी सिद्धांत हमारे पास हैं, उन सभी का हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं, और व्यवहार, कॉग्निशन और इमोशन यानी संवेग, इन पर हम जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं साइकोलॉजी की, उन सभी फाइंडिंग्स को हम व्यवहार पे, कॉग्निशन पे और इमोशन पे, इन सभी पर हम उसको अप्लाई करते हैं। और साथ ही साथ इन सभी एरियाज़ की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है हमारे पास, उसके आधार पर हम इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति और समूह दोनों ही स्तर पर हम कोचिंग साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उनकी जो ओवरऑल वेलबींग है उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और रोचक बात है कोचिंग साइकोलॉजी में कि इसमें केवल जो हमारे क्लाइंट हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं या जो ग्रुप या टीम जिसको हम कोचिंग दे रहे हैं, केवल वही नहीं बल्कि जो यहाँ पर कोच है, जो कोचिंग दे रहा है, उसको भी लाभ मिलता है, वो भी डेवलप होता है इस पूरी प्रक्रिया में। तो इस प्रकार से जो कोचिंग साइकोलॉजी है वो इस तरह से कार्य करता है। देन जो हमारे लिए अगला जानने की वस्तु है इस क्षेत्र में वो है कि कोचिंग साइकोलॉजिस्ट क्या कार्य करते हैं, और उसके लिए हम ये देखेंगे दैट कोचिंग साइकोलॉजिस्ट यूज देयर नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी टू सपोर्ट इंडिविजुअल्स, टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू इम्प्रूव वेलबींग एंड परफॉर्मेंस, रीच देयर पोटेंशियल। अब यहाँ पर हम फिर से एक देखते हैं इस बात को कि जैसा परिभाषा में भी था कि जो कोचिंग साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपनी जो मनोविज्ञान की उनकी समझ है, जो उनकी नॉलेज है, उसका वो इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इंडिविजुअल्स को या टीम्स को या फिर संगठन को, पूरे संगठन को, यानी एक लोगों के समूह को वो सपोर्ट कर सकें, उनको वो हेल्प कर सकें। और वो किस लिए सपोर्ट करते हैं? टू इम्प्रूव वेलबींग,
एंड परफॉर्मेंस, यानी कि यहाँ पर जो उद्देश्य है वो वेलबींग को बढ़ाना है और परफॉर्मेंस को भी एनहांस करना है, और उससे भी आगे जाकर के जो एक और इसका उद्देश्य है दैट इज टू सपोर्ट इंडिविजुअल्स और हेल्प देम टू रीच देयर पोटेंशियल, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर जो गुण मौजूद हैं, जो काबिलियत मौजूद हैं, उसका जो सर्वश्रेष्ठ वो हासिल कर सकता है, जो अपने वो उच्चतम स्तर तक जहां जा सकता है अपनी काबिलियत के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, उस स्थान तक उसको लेकर जाना, वहां पहुंचने में उसकी सहायता करना, वहां पहुंचने में उसको मोटिवेट करना, उसको जो भी अड़चनें आ रही हों रास्ते में उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना, ये सभी कोचिंग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। और इस प्रक्रिया में एक और बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि कोचिंग साइकोलॉजिस्ट जब इस कार्य को करते हैं तो उसमें वो किसी भी तरह से लोगों को फिक्स करने का प्रयास नहीं करते, यानी कि उनका ये प्रयास बिल्कुल नहीं होता कि वो लोगों के अंदर किसी कमी को दूर कर देंगे या उनकी किसी समस्या को दूर कर देंगे या उनके अंदर कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ी है, कोई मेंटल हेल्थ इशू है, इस प्रकार का कोई भी इशू या प्रॉब्लम नहीं होता है। यानी कि स्पेशली अगर हम कहें तो मेंटल जो हेल्थ से संबंधित कोई इशू, यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि लोगों के अंदर जो भी उनकी काबिलियत है, जो योग्यता है, और किसी कारणवश किसी वजह से या तो वो उस योग्यता को पहचान नहीं पा रहे हैं या वो कहीं ना कहीं अपने उस एबिलिटी को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, उसको वो अपनी उस एबिलिटी के आधार पर फंक्शनिंग जो उनकी है वो उतनी हाई लेवल पर नहीं जा पा रही है। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं लाइफ में जो कहीं ना कहीं हमको पीछे खींचते हैं या हमें आगे जाने से रोकते हैं। तो उस तरह के फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना और उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसमें जो क्लाइंट है उसको हेल्प करना, और उसको सबसे बड़ी इस पूरी प्रक्रिया में जो बात है कि उसको खुद से इस बात का एहसास दिलाना, यानी कि इस प्रक्रिया में हम किसी ऐसे व्यवहार को सही नहीं करते जो डिविएंट बिहेवियर है या कोई क्लिनिकल सिम्टम है या इस प्रकार का कोई हेल्थ रिलेटेड, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू है, बल्कि यहाँ पर जो हमारा प्रयास होता है वो ये होता है कि व्यक्ति खुद अपना विकास करे, अपने रिसोर्सेज को पहचाने, अपनी एबिलिटी को पहचाने, उसको और ज़्यादा निखारे, और इसमें हम उसकी सहायता करते हैं एज अ कोचिंग साइकोलॉजिस्ट। अब हम जो अगली बात करेंगे रिगार्डिंग दिस वो है दैट कोचिंग हैज़ अ पॉजिटिव रोल टू प्ले इन द लाइव्स ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। और यहाँ पर जो इस बात से हमारा तात्पर्य है वो ये है कि कोचिंग साइकोलॉजी किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों के लिए या किसी एक पर्टिकुलर, हम कह सकते हैं कि ऑक्यूपेशन के लिए या एक तरह के किसी पर्टिकुलर रोल के लिए ही वो केंद्रित नहीं है, बल्कि ये हर प्रकार के जितने भी हम कह सकते हैं रोल होते हैं जो ह्यूमन बींग्स प्ले करते हैं, चाहे एज अ पेरेंट, चाहे एज अ टीचर, चाहे एज एन एम्प्लॉई, या चाहे खुद एक कोचिंग साइकोलॉजिस्ट भी, वो सभी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कोचिंग का जो माध्यम है, यानी कोचिंग साइकोलॉजी में जो कोचिंग दी जाती है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम इन सभी जितने भी ये रोल्स हैं जो ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ में अलग अलग रोल्स में जो रहते हैं, उनके हर उस रोल में उनकी हेल्प करना, उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने में मदद करना। तो इस प्रकार से जो कोचिंग की प्रक्रिया है, यानी कोचिंग साइकोलॉजी में जो कोचिंग दी जाती है, उसमें कहीं ना कहीं इन सभी बातों पर, इन सभी तरह के जो रोल्स हैं जो ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पे वो इन रोल्स में होता है, तो उनको वहाँ पर हेल्प आउट करना, उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करना, तो ये यहाँ पर उद्देश्य है। देन वी विल टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल नॉलेज एंड स्किल्स। और यहाँ पर जो कोचिंग दी जाती है उसमें साइकोलॉजिकल नॉलेज और स्किल का बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान होता है, यानी कि जो कोचिंग की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि जो कोच है उसके पास साइकोलॉजिकल नॉलेज कैसी है और उसके जो स्किल्स हैं वो कितने साइकोलॉजी बेस्ड हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उसके पास साइकोलॉजिकल जो भी थियरीज़ हैं, जो पर्सपेक्टिव्स हैं और जो भी सिद्धांत हैं उनकी एक बेहतर समझ होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसके पास ये स्किल्स होने चाहिए कि वो उन सभी सिद्धांतों का, उन पर्सपेक्टिव्स का, उन इंटरवेंशंस के बारे में वो बेहतर जानकारी रखता हो, और साथ ही साथ उनका उपयोग करके वो उस इंडिविजुअल या ग्रुप या टीम
या जो भी संस्था जिसके लिए वो कार्य कर रहा है, उन सभी के भले के लिए, उनके हम कह सकते हैं कि उनको उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए या फिर उनको अपना पोटेंशियल अचीव करने में वो हेल्प कर सके। तो इसके लिए जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है और स्किल्स हैं, इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है और कोच को भी इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसके पास एक बेहतर समझ हो साइकोलॉजिकल फील्ड की, और साथ ही साथ जो सामने जो क्लाइंट है उसकी भी जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है या जो साइकोलॉजिकल स्किल्स हैं उसको एनहांस करना। तो साथ ही साथ कोचिंग साइकोलॉजी में एक और जिस बात का ध्यान रखा जाता है वो ये है कि इस प्रक्रिया के दौरान कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जाता है कि जो व्यक्ति कोचिंग ले रहा है वो कहीं ना कहीं आगे चल करके इतना सक्षम बन सके कि वो खुद आगे चल करके सेल्फ कोचिंग कर सके और वो कहीं ना कहीं हम उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, यानी हम उसको चाहते हैं कि वो सेल्फ में इतना कैपेबल हो जाए कि आगे चल करके वो व्यक्ति खुद अपनी कोचिंग कर सके, उसको किसी और की मदद की ज़रूरत ना पड़े। और इसमें एक और बिंदु ऐड होता है कि भविष्य में ये व्यक्ति जिसने आज कोचिंग ली है ये आगे चल करके कहीं ना कहीं किसी दूसरे रूप में ये किसी दूसरे व्यक्ति को कोचिंग दे पाएगा, यानी ये उसके लिए एक कोच का कार्य करेगा और उसको अपनी जीवन में अचीवमेंट, उसकी जो जीवन में जो भी उसका पोटेंशियल है उसको अचीव करने में ये व्यक्ति उसकी सहायता कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो कोचिंग साइकोलॉजी का जो अप्रोच है वो केवल आज तक ही सीमित नहीं है, यानी केवल प्रेजेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से फ्यूचर ओरिएंटेड है कि आगे चल करके भी इसका लाभ व्यक्ति को भी मिले, यानी कि जिसने आज कोचिंग ली है उसको भी मिले, और उसके हम कह सकते हैं कि इस लाभ से, उस अनुभव से जो वो सीख रहा है आगे चल करके वो भी इस चीज़ को आगे ट्रांसफ़र कर सके, वो भी दूसरों की सहायता कर सके। इसके बाद जो अगली बात हम करेंगे कोचिंग साइकोलॉजी से संबंधित वो ये है दैट कोचिंग साइकोलॉजी में इस बात का प्रयास किया जाता है कि कोचिंग साइकोलॉजी जो है उसके तहत हर व्यक्ति तक कोचिंग की जो मदद है या कोचिंग की जो सुविधा है उसको पहुंचाया जाए। यानी कि कोचिंग साइकोलॉजी का उद्देश्य एक ये भी है कि हर व्यक्ति तक इस सुविधा को पहुंचाया जाए। जो कोचिंग की सर्विस है वो सबके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोचिंग जो है उसका जो उद्देश्य है वो हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाना है, उसको अपना फुलेस्ट पोटेंशियल अचीव करने में हेल्प करना है। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है, यानी हम इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं इन कोचिंग साइकोलॉजी, और ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू ऑल होनी चाहिए। और यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि चूंकि जो कोचिंग का हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कॉस्टली हम कह सकते हैं होता है, इसलिए बहुत सारे इंडिविजुअल्स इसके बारे में ना तो वो सोच पाते हैं ना ही वो इसको अफोर्ड कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अफोर्डेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ा इशू होता है। इसलिए जो कोचिंग साइकोलॉजिस्ट हैं कहीं ना कहीं ये उनका एक उद्देश्य है कि वो ये चाहते हैं या वो इस क्षेत्र में प्रयास करते हैं कि जो भी जितने भी लोग हैं सब तक कोचिंग के जो लाभ हैं उनको पहुंचाया जा सके और उनके लिए कोचिंग को एक्सेसिबल बनाया जा सके। नेक्स्ट बात जो हम करेंगे दैट इज कोचिंग साइकोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ आवर पर्सनल प्रेफरेंस कैन हेल्प अस एक्सेल बाय बिल्डिंग ऑन आवर स्ट्रेंथ्स। यानी कि कोचिंग साइकोलॉजी का जो मुख्य कार्य है वो हमें इस बात को समझने में मदद करता है कि किस प्रकार से जो हमारी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारा बिहेवियर है, कहीं ना कहीं उसमें हम जो हमारी उसमें स्ट्रेंथ्स हैं, यानी कि जो हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो हमारी खासियतें हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, उसको हम और ज़्यादा एनहांस करके कहीं ना कहीं हम अपने आप को ओवरऑल हम एक बेहतर व्यक्ति के रूप में बना सकते हैं, या हम अपने आप को एक बेहतर जो अपने पोटेंशियल्स हैं उनको अचीव करने में हमें मदद मिलती है। तो साथ ही साथ जो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखा जाता है इन कोचिंग साइकोलॉजी वो ये है कि इसमें न केवल व्यक्ति के पोटेंशियल को बढ़ाने की बात की जाती है, बल्कि साथ ही साथ इस बात पर भी फोकस किया जाता है
कि ओवरऑल जो लाइफ का जॉय है वो बढ़ना चाहिए, यानी कि लिविंग द लाइफ, जो लिविंग द लाइफ की बात है कि जीवन जीने में जो इंजॉयमेंट है, जो जॉय है, उसको कैसे एनहांस किया जाए। यानी कि यहां पर केवल जो फोकस है दैट इज नॉट अबाउट परफॉर्मेंस, केवल परफॉर्मेंस पर जोर नहीं है कि आपकी योग्यता को बढ़ा दिया जाए या आपकी क्षमता को बढ़ा दिया जाए, बल्कि जो फोकस है वो कहीं ना कहीं ये है कि आपकी ओवरऑल जो हैप्पीनेस है, जो वेलबींग है, उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, ताकि जो आपका लिविंग एक्सपीरियंस है, जो लाइफ के प्रति जो आपका पर्सपेक्टिव है वो पॉजिटिव हो सके और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। बिकॉज लाइफ इज अ जर्नी, और इस जर्नी में कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, वो पॉजिटिव होने चाहिए और हमें इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। तो विद दिस मोटो, इस उद्देश्य के साथ कोचिंग साइकोलॉजी कार्य करती है। देन नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है दैट इज कोचिंग साइकोलॉजी wants to enhance resilience in the individual। और रेजिलियंस से हमारा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ इस प्रकार के गुण मौजूद होते हैं, एक ऐसी योग्यता, एक ऐसी काबिलियत मौजूद होती है कि वो व्यक्ति एडवर्स सर्कमस्टांसेस में, यानी मुश्किल परिस्थितियों में भी वो व्यक्ति उनसे लड़ता है, फाइट्स बैक एंड एमर्जेस विक्टोरियस। यानी कि वो अपनी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनसे वो लड़ता है, जूझता है और उसमें से वो विक्टोरियस एमर्ज होने का प्रयास भी करता है और कहीं ना कहीं इसमें वो सफल भी होता है। तो रेजिलियंस जो है वो एक प्रकार से हमारा एक ऐसा गुण है जिसमें हम हार नहीं मानते और किसी न किसी स्तर पे हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं और हमेशा एक बेहतर अपना जो हमारा आज समय है उसको बेहतर बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो कोचिंग साइकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हमारी इस रेजिलियंस की जो हमारी एबिलिटी है, जो हमारी कैपेसिटी है, उसको एनहांस करने का कार्य करती है। देन नेक्स्ट इज कि कोचिंग साइकोलॉजी में हमें एक इंडिविजुअल को इस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि वो फ्यूचर में जो भी उसके सामने चैलेंजेस आएँ या प्रेजेंट में भी उसके सामने जो चैलेंजेस हैं, कहीं ना कहीं उनको लेकर के वो वेलकमिंग होना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब वो व्यक्ति प्रिपेयर्ड होगा, पूरी तरह से वो मेंटली, फिजिकली, हर तरह से वो प्रिपेयर्ड होगा और साथ ही साथ वो उस चैलेंज को एंजॉय करे, यानी कि वो उस चैलेंज का स्वागत करे, उस चैलेंज को वो आने पर घबराए नहीं, परेशान ना हो, बल्कि वो उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले। जैसे अगर इसका मैं आपको एक करंट उदाहरण दूं तो अभी रिसेंटली जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था तो उसमें एक स्लोगन आप सभी ने बहुत बार सुना होगा, दैट आपदा में अवसर। यानी कि यहाँ पर जो तात्पर्य था उस समय इस बात को कहने का वो ये था कि हर व्यक्ति को उस विषम परिस्थिति में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना चाहिए, उसको जो आने वाले चैलेंजेस हैं उसमें उसको अपने लिए क्या बेहतर वो कर सकता है उस पर फोकस होना चाहिए। क्योंकि चैलेंजेस हमारी लाइफ का एक, हम कह सकते हैं, एक ऐसा पार्ट है जो हमेशा रहेंगे, यानी चैलेंजेस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और इस वजह से कहीं ना कहीं हमें चैलेंजेस से भागना नहीं चाहिए, चैलेंजेस को फेस करना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें इस पूरे प्रोसेस को, जो चैलेंज फेसिंग का जो हमारी एबिलिटी है, उसको एनहांस करना चाहिए। तो कोचिंग साइकोलॉजी इस तरह से कार्य करती है कि ओवरऑल जो व्यक्ति की जो चैलेंज हैंडलिंग कैपेसिटी है उसको एनहांस किया जाए। देन फर्दर कोचिंग साइकोलॉजी का एक और जो उद्देश्य है दैट इज टू मेक पीपल अंडरस्टैंड हाउ वैल्यूएबल पीपल अराउंड देम आर। यानी कि जो हमारे आसपास जो भी लोग हैं, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे हमारे नेबर्स हों, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, चाहे हमारे कलीग्स हों, या सोसाइटी में जिन लोगों से भी हम इंटरेक्ट करते हैं, उन सभी का कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत योगदान होता है और साथ ही साथ ये सभी लोग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हम इनसे इंटरेक्ट करते हैं और इनसे सीखते भी हैं
और साथ ही साथ हम इनके साथ लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं इन सभी के प्रति आभारपूर्ण होना चाहिए, इन सभी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इनकी हमें कीमत को समझना चाहिए और साथ ही साथ हमें इन सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो कोचिंग साइकोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे अंदर इस समझ को विकसित करने में मदद करती है कि एज एन इंडिविजुअल हम किस तरह से अपने आसपास जो लोग हैं उनको अप्रिशिएट करें, उनको वैल्यू करें और उनको रिस्पेक्ट करें। जो अगली बात हम लोग करेंगे दैट इज अबाउट कोचिंग, और कोचिंग से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है दैट कोचिंग इज ऑल अबाउट ट्रस्टिंग, क्रिएटिंग कन्वर्सेशन बिटवीन कोच एंड द क्लाइंट। यानी कि यहां पर जो दो व्यक्ति हैं, एक कोच और एक क्लाइंट, इन दोनों के बीच में एक ट्रस्टपूर्ण माहौल होना चाहिए। यानी ये दोनों ही एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट दें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो पूरी कोचिंग कन्वर्सेशन है इसमें हम एक पॉजिटिव रिजल्ट इससे हम ऑब्टेन कर सकें या इसका जो फाइनल रिजल्ट आए वो पॉजिटिव हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोच और क्लाइंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, उसमें ट्रस्ट होना चाहिए और उन दोनों के बीच में एक बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसके बाद हम अगली जो बात करेंगे दैट इज देयर आर नो फॉर्मल बाउंड्रीज इन द प्रोसेस ऑफ कोचिंग। यानी कि कोचिंग की जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। और यहाँ पर इससे हमारा तात्पर्य ये है कि कोचिंग में क्लाइंट की संख्या कितनी होगी, क्लाइंट एक व्यक्ति होगा या उससे ज़्यादा होगा या ग्रुप होगा या टीम होगी, उसी तरह से कोच जो है वो वन कोच होगा या मल्टीपल कोचेज होंगे, ये सभी इसमें कहीं ना कहीं निर्धारित नहीं होता है और इस मामले में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एंड ऑल्सो कोचिंग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर पूर्ण की जाएगी, यानी कि उसकी कोई फॉर्मल स्पेस नहीं है, किसी तरह का कोई ऑफिस या कोई क्लिनिकल सेटिंग या इस तरह की कोई भी एक तय जगह नहीं है जहाँ पर कोचिंग की प्रक्रिया करना अनिवार्य है, बल्कि कोचिंग की प्रक्रिया जो है वो किसी भी जगह पर किसी भी समय वो की जा सकती है। और चाहे वो रेस्टोरेंट हो, घर हो, ऑफिस हो या पार्क हो या इस तरह की कोई भी सेटिंग हो, वहाँ पर कोचिंग की प्रक्रिया को किया जा सकता है। उसके लिए जो ज़रूरी है वो है केवल क्लाइंट और कोच के बीच का जो ट्रस्ट है और उनके बीच का जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और साथ ही साथ उनके बीच में होने वाली जो कम्युनिकेशन है उसकी इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कोचिंग साइकोलॉजी इन तमाम तरह के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनसे दूर है और यही उसको बाकी जो अदर डोमेन्स हैं साइकोलॉजी के, अगर हम बात करें जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी या काउंसलिंग साइकोलॉजी का जो एक पूरा जो प्रैक्टिस है, उनसे कोचिंग साइकोलॉजी इसी वजह से काफ़ी अलग हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी बाउंड्री या कोई प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया नहीं है और ख़ास करके यहाँ पर जो फोकस है दैट इज़ टोटली ऑन डेवलपिंग द पोटेंशियल ऑफ द कैंडिडेट या इंडिविजुअल। और इसके लिए उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी हम कह सकते हैं कि उसको फिक्स करने का या उसको ट्रीट करने का यहाँ पर प्रश्न नहीं उठता है, बल्कि उसकी ओवरऑल जो लाइफ है या जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करने की यहाँ पर बात होती है। देन कोचिंग इज अबाउट लर्निंग एंड नॉट टीचिंग। यानी कि कोचिंग में जो प्रयास होता है वो है सामने वाले व्यक्ति को यानी क्लाइंट को इस प्रकार से मोटिवेट करना, इस प्रकार से फैसिलिटेट करना कि वो पॉजिटिव चीज़ों को लर्न कर सके, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लाइफ में उन पर वो ध्यान दे सके, न कि यहाँ पर उसको कुछ सिखाना या उसको कोई नए स्किल्स सिखाना या कुछ नई तरह की उसको तकनीक सिखाना। यहाँ पर फोकस इस बात पर नहीं होता है। कई बार विद्यार्थियों को ये लग सकता है कि चूंकि यहाँ पर कोचिंग शब्द का बार बार इस्तेमाल हो रहा है तो हम अमूमन कोचिंग को स्पोर्ट्स कोच के रूप में ज़्यादा हम सुनते हैं या जानते हैं। तो यहाँ पर जो बात है दैट इज़ नॉट अबाउट इम्पार्टिंग टेक्निकल स्किल्स, यानी कि किसी भी प्रकार के टेक्निकल स्किल्स
या किसी तरह का कोई स्पोर्ट्स स्किल, इसकी बात नहीं हो रही है। यहां पर जो बात हो रही है दैट इज टोटली अबाउट डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स, और साथ ही साथ इन स्किल्स को जो बढ़ाने का, जो एनहांस करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि इंडिविजुअल अपनी लाइफ में जो उसका फुलेस्ट पोटेंशियल है वो उसको अचीव कर सके। देन कोचिंग कन्वर्सेशन हेल्प्स क्लाइंट डिटरमाइन देयर ओन वेज ऑफ बीइंग एंड मेकिंग चॉइसेस फॉर फ्यूचर। यानी कि कोचिंग कन्वर्सेशन का जो एक प्रमुख उद्देश्य है वो ये होता है कि इसके द्वारा क्लाइंट को इस प्रकार से हेल्प किया जाए ताकि वो जीवन में अपने अनुसार अपनी चीज़ों को खुद कर सके, और साथ ही साथ वो अपनी जो चॉइसेस हैं फ्यूचर की उनको भी वो खुद से तय कर सके। यानी कि कहीं ना कहीं जो उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, जो उसकी निर्णय लेने की क्षमता है, उसको एनहांस करना, उसमें उसके कॉन्फिडेंस लाना, उसके लिए उसको मोटिवेट करना ताकि वो व्यक्ति फ्यूचर में क्या करेगा, किस तरीके से करेगा, हाउ ही और शी विल डू दैट, वो बात वो खुद तय करे, इस बात पर उसका अपना कंट्रोल हो। इसके बाद जो अगली बात हम करेंगे रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कोचिंग प्रोसेस। इसमें जो लर्निंग है वो बहुत ही पर्सनल होती है, और कोचिंग साइकोलॉजी में ये माना जाता है दैट एवरी इंडिविजुअल, सिंस उसकी जो लाइफ है, जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसकी मेमोरी है, जो उसकी ओवरऑल अपब्रिंगिंग है, यानी कि हर इंडिविजुअल एक यूनिक, हम कह सकते हैं, एनवायरनमेंट में पला बढ़ा होता है, और वो उसके लिए जिस तरह से वो चीज़ों को देखता है या समझता है, या जिस तरह से वो अपना पर्सपेक्टिव बनाता है, वो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रीवियस लर्निंग है, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसके यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं, हम कह सकते हैं लाइफ से संबंधित, कहीं ना कहीं वो उसकी ओवरऑल जो फ्यूचर में होने वाले उसकी जो पर्सपेक्टिव्स होंगे, या किस तरह से वो फ्यूचर की चीज़ों को देखेगा, या आज में वो जो होने वाली चीज़ें हैं उनको वो किस तरह से देखता है या किस तरह से समझता है, ये सभी उसकी प्रीवियस जो लर्निंग है, जो प्रीवियस मेमोरी है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए जो लर्निंग की प्रक्रिया है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, वो बहुत हद तक एक पर्सनल, हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस होता है, और इसलिए यहाँ पर जो उद्देश्य होता है कोचिंग साइकोलॉजी में वो ये है कि व्यक्ति अपनी लाइफ से संबंधित जो उसके पर्सपेक्टिव्स हैं उनके अनुसार वो अपने जो रास्ते हैं उनको चुने, और इसलिए जो फोकस है कोचिंग साइकोलॉजी का वो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को सिर्फ ये कैपेबल बनाना है या उसको ये हेल्प करना है कि वो अपने अनुसार चीज़ों को करे, यानी कि जो एक्शन है, जो रियल में जो बदलाव लाने की जो प्रक्रिया है वो खुद व्यक्ति को अपने द्वारा करनी है। और एक कोच का यहाँ पर जो रोल है, प्रमुख उद्देश्य है, वो केवल उसको फैसिलिटेट करना है, केवल उसको इस बात से अवगत कराना है कि अगर वो क्या चेंजेस हैं जो अगर वो कर सकता है तो उसके बाद वो और बेहतर कर पाएगा, या उसको ये आइडेंटिफाई करने में कि उसके एक्चुअल कहाँ पर रुकावट आ रही है, किन एस्पेक्ट्स पर वो ज़्यादा ध्यान दे, किन बातों पर वो ज़्यादा फोकस करे, इस प्रकार से केवल उसको फैसिलिटेट करना। देन कोचिंग एम्स टू फैसिलिटेट द क्लाइंट इन अंडरस्टैंडिंग दोज अराउंड देम एंड ऑल्सो सपोर्ट देम। यानी कोचिंग साइकोलॉजी कहीं ना कहीं व्यक्ति को इस बात के लिए भी प्रेरित करती है कि वो अपने आसपास जो लोग हैं, चाहे वो उसके फ्रेंड्स हों, चाहे वो उसकी फैमिली हो, चाहे वो उसके कलीग्स हों, चाहे वो उसके जूनियर्स हों, इस प्रकार से जो भी लोग हैं उसके इर्द गिर्द, उन सभी को कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मदद कर सके। सबसे पहले वो उनको समझ सके, और उनको समझने के साथ साथ वो उनको भी हेल्प कर सके, और यदि आवश्यकता हो तो जो कोचिंग की सुविधा है वो उनको भी एक्सटेंड कर सके, यानी उनके पास भी वो कोचिंग की जो व्यवस्था है या सुविधा है उसको वो पहुंचा सके। तो इस प्रकार से कोचिंग का ये भी एक उद्देश्य होता है कि वो इंडिविजुअल को इस बात के लिए प्रेरित करे, इस बात के लिए वो इंडिविजुअल को तैयार करे कि वो अपने आसपास के लोगों को समझने का प्रयास करे, उनको बेहतर ढंग से वो उनको अप्रोच करे, और साथ ही साथ वो उनके भी बेहतरी के लिए कार्य कर सके या उनको हेल्प कर सके। देन कोचिंग इज अ लर्निंग जर्नी फॉर द क्लाइंट
एज वेल एज द कोच। और जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं इस बात को कि जो कोचिंग की प्रक्रिया है उससे केवल क्लाइंट लाभान्वित नहीं होता, बल्कि कहीं ना कहीं कोच भी इस पूरी प्रक्रिया से लाभान्वित होता है। और यहां पर जो हम कह सकते हैं इंटरेक्शन है वो वन वे ना होकर के यहां पर टू वे है, यानी कोच जो है वो क्लाइंट को प्रभावित करेगा और क्लाइंट जो है वो कोच को प्रभावित करेगा। और इस तरह से ये दोनों ही जो पक्ष हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई भी किसी का सुपीरियर या किसी का बॉस या किसी का सुपरवाइजर नहीं है, बल्कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द क्लाइंट एंड द कोच दैट इज ऑफ इक्वालिटी। जो दोनों के बीच का संबंध है वो एक इक्वल हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप है। और इस तरह से यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसीलिए दैट इज अबाउट म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट बिटवीन द कोच एंड द क्लाइंट। कोचिंग से ही संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात है और वो ये है दैट कोचिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज नॉट गोइंग टू बी मोटिवेटिंग द इंडिविजुअल। यानी कि कोचिंग यदि केवल इस बात पर फोकस करेगी कि किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं, यानी अगर हम इसको और साधारण भाषा में देखें तो प्रोडक्टिविटी की यहाँ पर बात होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या अपने मैनेजर्स के लिए या जिनके लिए भी वो कोचिंग की सुविधा अगर हायर करते हैं और ऐसे में वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं और इसको उद्देश्य को लेकर के वो कोचिंग उन्हें दिलाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये होगा कि कोचिंग की जो प्रक्रिया है उसमें अगर फोकस केवल प्रोडक्टिविटी पे होगा, यानी कि केवल इस बात पर फोकस होगा कि किस तरह से परफॉर्मेंस एनहांसमेंट हो, किस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, तो ये ओवरऑल जो व्यक्ति जिसको ये कोचिंग दी जा रही है उसके मोटिवेशन के लिए ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमारे अंदर जब तक किसी कार्य को करने के लिए अंदर से एक ऊर्जा ना आए तब तक हम उस कार्य से हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं होगा। यानी कि हम अगर केवल फोकस हमारा सिंपली परफॉर्मेंस एनहांसमेंट पे होगा तो हम व्यक्ति के उन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जो उसके मोटिवेशन से, उसकी पर्सनैलिटी से, उसके इमोशंस से संबंधित हैं, अगर हम उन पे फोकस नहीं करेंगे, यानी हम इंडिविजुअल को इन टोटलिटी अगर हम आगे बढ़ाने की बात नहीं करेंगे या एनहांस करने की बात नहीं करेंगे, तो केवल उसका जो परफॉर्मेंस एस्पेक्ट है अगर फोकस सिर्फ उस पर रखा जाएगा तो ये कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस के हम कह सकते हैं कि एक फेलियर का कारण बन सकता है। इसीलिए कोचिंग की जो प्रक्रिया है यदि उसको सफल बनाना है तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है कि जो भी क्लाइंट है उसको टोटलिटी में देखा जाए, उसको टोटलिटी में एनहांस किया जाए, यानी उसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसके जिस पहलू को पर वर्क करने की ज़रूरत है उस पर फोकस किया जाए, न कि सिर्फ जो हमारा टारगेट एरिया है या जो परफॉर्मेंस हम चाहते हैं निकलवाना केवल उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो एज अ कोचिंग साइकोलॉजिस्ट इस बात पर ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है कि जो इंडिविजुअल है उसकी ओवरऑल जो वेलबींग है, जो उसकी ओवरऑल जो अपने सेल्फ पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने की जो उसकी एबिलिटी है उसको बेहतर बनाया जाए या उसमें उसको हेल्प किया जाए। देन अनदर इम्पॉर्टेंट aspect related to coaching is the process of contracting। और कॉन्ट्रैक्टिंग का जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का अनुबंध होता है जो हम कह सकते हैं एक दो तरह का होता है, एक इम्प्लिसिट और दूसरा एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट जो हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कहीं ना कहीं उसमें बिना कुछ कहे या बिना हम कह सकते हैं किसी लिखित बात के या बिना किसी डिस्कशन के हम खुद ब खुद ये मान लेते हैं कि एक क्लाइंट और एक कोच के बीच में एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है। और वो दोनों ही इस बात से अवगत होते हैं कि वो एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं या उस पूरे प्रक्रिया से जो कोचिंग की प्रक्रिया है
उसके आउटकम्स वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या किस तरीके से इस कोचिंग की प्रक्रिया को वो चलाएंगे, या क्लाइंट के मन में ये एक बात हो सकती है कि ये पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से चलेगी और इसमें मुझे क्या करना होगा, या कोच इसमें क्या क्या करेगा और मुझे इससे क्या लाभ होंगे, या कहीं इस पूरी प्रक्रिया से मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो इस प्रकार के बहुत से प्रश्न जो होते हैं एक क्लाइंट के मन में होते हैं, और साथ ही साथ जो कोच है उसके मन में भी कुछ बातें होती हैं, दैट हाउ द क्लाइंट विल रिएक्ट, यानी क्लाइंट किस तरह से रिएक्ट करेगा, और क्लाइंट की जो ओवरऑल थिंकिंग है इस पूरे प्रोसेस के बारे में वो क्या है, और क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस पूरी प्रक्रिया से कि क्या आउटकम उसको मिलेगा, या मैं एज ए कोच उसको क्या दे सकता हूँ, या उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये इस बारे में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी क्या इश्यूज़ हैं इस पूरे प्रोसेस को लेकर के, कहीं उसके मन में कोई शंका या किसी प्रकार की कोई दुविधा तो नहीं है। तो ये सारे तमाम हम कह सकते हैं कि डाउट्स होते हैं जो कि एक कोचिंग की प्रक्रिया के अंदर हो सकते हैं, और क्लाइंट और कोच के बीच में इस प्रकार की हम कह सकते हैं कि दुविधाएं अक्सर होती हैं या हो सकती हैं। तो इसके लिए जो बहुत ज़रूरी है वो है उन दोनों के बीच का एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इस बात पर ओपनली चर्चा हो, एक्सप्लिसिट वे में इस बात पर चर्चा हो, बात हो कि वो दोनों एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो किस प्रकार से इस प्रक्रिया को कैरी आउट करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि कोचिंग इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन बोथ साइड्स अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द बेसिस फॉर ट्रस्ट बिटवीन कोच एंड क्लाइंट, यानी कि कहीं ना कहीं जब ये क्लैरिटी होती है कि इस प्रक्रिया में क्या होने जा रहा है और किस तरह से इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे, इस प्रक्रिया के दौरान किन किन बातों को फोकस किया जाएगा, जब इस तरह की जो हमारी पूरी ओपनली जब बात होती है, जब क्लैरिटी होती है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक सेंस ऑफ ट्रस्ट आता है, और साथ ही साथ उस सेंस ऑफ ट्रस्ट की वजह से एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी आता है, और एक दूसरे के प्रति हम कह सकते हैं कि कमिटमेंट भी कहीं ना कहीं आता है। तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्टिंग है उससे कुछ बातें जुड़ी हुई हैं, यानी कोचिंग की जो सफल असफल होने के हम कह सकते हैं कि बहुत उसमें योगदान है कॉन्ट्रैक्टिंग की प्रक्रिया का, और इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए ये ज़रूरी है कि जो कोच हैं और क्लाइंट हैं वो आपस में बात करें और ओपनली वो सारी बातचीत को एक दूसरे से करें, और उनके मन में जो भी प्रश्न हैं वो खुलकर एक दूसरे से वो बात उस बारे में करें। और कहीं ना कहीं जो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है वो एक अच्छे कोचिंग रिलेशनशिप की शुरुआत माना जाता है, यानी कि जो क्लाइंट और कोच के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो वर्किंग रिलेशनशिप है, जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं उसके लिए एक इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। देन द कॉन्ट्रैक्टिंग डिस्कशन रिवील्स अ लॉट अबाउट द कोच टू द क्लाइंट एंड वाइस वर्सा, यानी कि जैसा मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था कि कॉन्ट्रैक्टिंग का जो डिस्कशन होता है, जो हम कह सकते हैं फॉर्मल टॉक होती है या एक्सप्लिसिट वे में जो इस बारे में बातचीत होती है, कहीं ना कहीं उससे क्लाइंट को कोच के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें पता चलती हैं, और ठीक उसी प्रकार से कोच को भी क्लाइंट के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें पता चलती हैं, जो कि आगे पूरी कोचिंग की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं उसमें उन सभी बातों का बहुत योगदान होता है, और उसकी वजह से कोचिंग की जो प्रक्रिया है उसके सफल होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। देन कॉन्ट्रैक्टिंग एंश्योर्स दैट द क्लाइंट फील्स दे हैव सम कंट्रोल ओवर प्रोसेस, यानी कि जैसा हम थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि जो क्लाइंट है कहीं ना कहीं उसको इस बात का एक दिमाग में उसके डाउट रहता है, अक्सर शुरुआत में खास करके ये डाउट उसको होता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है कोचिंग की ये किस प्रकार से होगी, और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर क्या मैं इस प्रक्रिया को कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं, क्या यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी या नहीं चलेगी, या फिर पूरी तरह से मुझे किसी के अधीन होकर के कार्य करना पड़ेगा, या केवल मुझे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे और मुझे फॉलो करना होगा। तो इस प्रकार की जो उसका एक हम कह सकते हैं डाउट्स हैं, जो उसके हम कह सकते हैं कौतूहल है, वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टिंग की जो प्रक्रिया होती है उससे उसका ये डाउट कम होता है, क्लियर होता है, और साथ ही साथ जो क्लाइंट है उसकी जो कंट्रोल की जो फीलिंग है
यानी उसको जो ये प्रतीत होता है कि इस पूरी प्रक्रिया के बारे में अब वो बेहतर तरीके से जानता है और साथ ही साथ अब वो इस प्रक्रिया में बराबर की भागीदारी रखेगा और कहीं ना कहीं इस तरह से वो उस पूरी प्रक्रिया पे अपना कंट्रोल भी रख सकता है। तो ये जो पूरा एक ट्रस्ट है, जो एक कॉन्फिडेंस है, ये आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ही आता है। देन वी विल टॉक अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट विद इन कोचिंग साइकोलॉजी और वो है फॉर्मुलेशन। और फॉर्मुलेशन की जो प्रक्रिया है, ये फॉर्मुलेशन इस चीज़ को दर्शाता है कि फॉर्मुलेशन के द्वारा कोच जो हैं वो ये कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसको वो कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं और जितना ज़्यादा हो सके वो अपनी क्लाइंट्स के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको वो इस प्रक्रिया के अंदर हम कह सकते हैं कि वो इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। फॉर्मुलेशन कैन सर्व अ नंबर ऑफ फंक्शंस इन कोचिंग प्रैक्टिस, यानी कोचिंग की जो प्रैक्टिस है उसके अंदर फॉर्मुलेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और फॉर्मुलेशन जो है उसका बहुत महत्व होता है विद इन द प्रोसेस ऑफ कोचिंग। एंड फॉर्मुलेशन is a means to apply psychological knowledge systematically so as to help client make sense of the process। यानी कि जो फॉर्मुलेशन की प्रक्रिया होगी उससे जो साइकोलॉजिकल नॉलेज जिसका यहाँ पर एप्लीकेशन होना है उस पूरे प्रोसेस में, उसको सिस्टमेटिकली यहाँ पर यूज़ किया जाता है, अप्लाई किया जाता है और इस पूरे सिस्टमेटिक एप्लीकेशन की वजह से कहीं ना कहीं क्लाइंट के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के आश्वस्त होता है कि ये प्रक्रिया जो है ये एक सही प्रक्रिया है और इससे उसको वास्तव में लाभ होने वाला है। यानी कि अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें तो यदि किसी क्लाइंट को कोई उसके ऑफिस में, वो मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहा है और वहाँ पर उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको ऐसा लगने लगा है कि वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहा है या जो चैलेंजेस उसके आ रहे हैं सामने वो उनको बेहतर ढंग से फेस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में जब उसे अगर कोचिंग की जो सुविधा है उसे मिलती है तो जब वो व्यक्ति कोच के संपर्क में आता है और वहाँ ये देखता है कि कोच उसके बिहेवियर से रिलेटेड हर पहलू पे ध्यान दे रहा है और उसको एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में समझने का और देखने का प्रयास कर रहा है और उसके बाद जो भी सजेशंस या जो भी वो कह सकते हैं वो उसके साथ बातचीत कर रहा है, उससे उस व्यक्ति को भी अपने बारे में एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिल रहा है और वो अपने बारे में अब उस प्रकार से सोच पा रहा है जैसा वो पूर्व में सोच पाने में सक्षम नहीं था। यानी कि अब उसको खुद अपने बारे में कुछ ऐसी बातें पता चल रही हैं जिनको लेकर के वो पूर्व में या तो अवगत नहीं था या उन पर उसका ध्यान नहीं जाता था। तो इस तरह का जब उसको एक्सपीरियंस होता है क्लाइंट को, तो उसका इस पूरी प्रक्रिया पर एक हम कह सकते हैं ट्रस्ट बिल्ड होता है और कहीं ना कहीं वो ये मानता है कि इस पूरी प्रक्रिया से उसको वास्तव में लाभ होने वाला है। देन फॉर्मुलेशन इज अ वे टू डिसाइड विच एरियाज ऑफ द क्लाइंट्स एक्सपीरियंस बिहेवियर विल बी प्रायोरिटाइज। यानी कि हर क्लाइंट की लाइफ में जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं या जो उसके बिहेवियर्स हैं उनमें कौन सा पर्टिकुलर बिहेवियर है जिस पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है या जिस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, या फिर एज अ कोच उस कोच को या उस एक्सपर्ट को क्या लगता है कि उस इंडिविजुअल के कौन से एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मुलेशन की प्रक्रिया है ये इस बात को स्पष्ट करने में बहुत योगदान देती है कि जो क्लाइंट है उसके किस पर्टिकुलर बिहेवियर पे फोकस किया जाए। देन formulation is a way to support the coach's listening and support skills, also ability to fully engage with the client and provide an important tools for reflection। अब यहाँ पर इस बात का तात्पर्य ये है कि कोच की जो लिसनिंग और सपोर्ट की जो स्किल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं फॉर्मुलेशन की जो प्रक्रिया है उससे वो बेहतर होते हैं और साथ ही साथ जो फॉर्मुलेशन के द्वारा कोच जो है वो अपने क्लाइंट के बारे में ज़्यादा बेहतर ढंग से सुनेगा, उसको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझेगा और साथ ही साथ वो जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इसमें भी उसको सहायता मिलेगी। यानी कि कोच जो अपना टोटल जो ये कोचिंग का प्रोसेस है
कहीं ना कहीं उसमें उसको हेल्प मिलती है इस फॉर्मुलेशन के प्रोसेस से, क्योंकि इस फॉर्मुलेशन के प्रोसेस में कोच जो है वो उस क्लाइंट के बारे में जितना भी उसको उस पूरे प्रोसेस में जो भी करना है, जो भी उसको जो भी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है, किस तरीके से वो अप्रोच करेंगे अपने इस पूरे कोचिंग के प्रोसेस में, क्या क्या बातों का वो ध्यान रखेंगे, ये सभी डिस्कशंस होते हैं, इन सभी पर ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए कोच जो है कहीं ना कहीं जो उसका लिसनिंग स्किल है और साथ ही साथ जो क्लाइंट को सपोर्ट करने का जो स्किल है वो भी फॉर्मुलेशन पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। देन इसके साथ साथ जो कोच होगा वो अपने क्लाइंट के साथ फुली एंगेज होगा जब वो इस फॉर्मुलेशन की प्रक्रिया को करेगा, यानी जब वो ये जानने का प्रयास करेगा कि क्लाइंट की जो बेसिक डिटेल्स हैं, जो उसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं वो क्या हैं, तभी वो अपने क्लाइंट को बेहतर ढंग से समझ पाएगा और उसके साथ पूरी तरह से कमिटेड हो पाएगा या पूरी तरह से उसके साथ एंगेज हो पाएगा। देन ये जो फॉर्मुलेशन की प्रक्रिया है ये एक रिफ्लेक्शन के तौर पर भी कार्य करती है, और यहाँ पे इस बात से संदर्भ ये है कि इस पूरे प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कोच जो होता है वो भी इस पूरे प्रक्रिया से ये देखता रहता है, समय समय पर वो इसको ऑब्जर्व करता रहता है कि जो हमारा प्रोसेस है क्या वो डिजायर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या वो रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या जो एनहांसमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं या वो हम उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रोसेस जिसको हम फॉलो कर रहे हैं क्या हम उसको सही तरीके से कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें जानने के लिए, यानी पूरे प्रोसेस का जो एक हम कह सकते हैं जो उसका इवेल्युएशन है वो करने के लिए, और उस पूरे प्रोसेस को हम कितना बेहतर तरीके से कर रहे हैं या उसमें अब और क्या चीज़ें करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, ये पूरी जो जानकारी है इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी प्रक्रिया को शुरू से लेकर के उसके होते हुए उस पूरी प्रक्रिया को ऑब्जर्व करना, देखना और साथ ही साथ उसको इवेल्युएट करते रहना। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें भी फॉर्मुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड ऑल्सो फॉर्मुलेशन मेक्स श्योर दैट देर आर नो डिसीजन मेकिंग बायसेस ऑन द पार्ट ऑफ कोच, यानी कि कोच जो है वो किसी जल्दी में या किसी हड़बड़ाहट में या किसी प्रकार की हम कह सकते हैं अंडर इंफॉर्मेशन की कंडीशन में वो कोई डिसीजन ना ले, या जो क्लाइंट भी है वो भी कोई ऐसा कार्य ना करे या इस तरीके से वो चीज़ों का अप्रोच ना करे जो कि हमारे इस पूरी प्रक्रिया को या उसका जो हम रिजल्ट जो उससे चाहते हैं या जो हम अचीव करना चाहते हैं वो नेगेटिवली प्रभावित हो। जो अगली बात हम लोग करेंगे दैट इज अबाउट थियोरेटिकल अप्रोचेस इन कोचिंग साइकोलॉजी। और कोचिंग साइकोलॉजी में जो कुछ बेसिक पर्सपेक्टिव्स हैं, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, हम उसकी बात करेंगे। तो जो सबसे मूलभूत पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं कोचिंग साइकोलॉजी का वो है पॉजिटिव साइकोलॉजी। और मार्टिन सेलाइमन ने यह भी कहा था कि दैट कोचिंग साइकोलॉजी is basically applied positive psychology। और अप्लाइड जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो एस्पेक्ट है यहाँ पर जो फोकस होता है दैट इज ऑन, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का अगर हम बात करें तो उसका जो रियल फोकस है वो ये है कि किस तरह से हम इंडिविजुअल्स की कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कर सकते हैं, उनकी जो पॉजिटिव बिहेवियर हैं उनको हम फोकस कर सकते हैं, और उनकी लाइफ में होने वाली जो पॉजिटिविटी है हमारा फोकस उस पर होना चाहिए, न कि सिर्फ डिविएंट बिहेवियर्स पर या फिर जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हैं केवल हम उसकी बात करें या उसको ट्रीट करने की बात करें विद इन साइकोलॉजी, बल्कि जो हमारा एम है दैट शुड ऑल्सो बी टू एनहांस द लाइफ्स ऑफ इंडिविजुअल, और उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाने की बात की जाती है विद इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। और कहीं ना कहीं जो कोचिंग साइकोलॉजी है उसका भी जो बेसिक हम कह सकते हैं प्रोस्पेक्ट है वो यही होता है जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का है। देन कम्स द सेकेंड थियोरेटिकल अप्रोच विद इन कोचिंग साइकोलॉजी, और वो है बिहेवियरल अप्रोच। और जैसा कि हम जानते हैं कि दैट बिहेवियरल अप्रोच इज ऑल अबाउट लर्निंग, और
एक इंडिविजुअल की लाइफ में लर्निंग की जो प्रक्रिया है वो फ्रॉम द वेरी बर्थ वो शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ वो इंडिविजुअल अपनी पूरी लाइफ में चीज़ें सीखता है और नए नए एक्सपीरियंसेस उसको होते हैं, यानी कि कंडीशनिंग से, ऑब्जर्वेशन से और अलग अलग प्रकार की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनसे वो इंडिविजुअल सीखता है। और कहीं ना कहीं उसकी ये जो लर्निंग की जो प्रोसेस है इसमें कई बार वो कुछ अच्छी चीज़ें सीखता है, कई बार कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स वो ग्रैस्प कर लेता है। तो ओवरऑल जो बिहेवियरल अप्रोच हमें ये दिखाता है कि व्यक्ति जो भी आज वो है वो एक पूरा बाई प्रोडक्ट है अपनी प्रीवियस लर्निंग का या एक्सपीरियंसेस का। तो इस तरीके से इस पर्सपेक्टिव के अनुसार हम कोचिंग साइकोलॉजी में ये प्रयास करते हैं कि उसकी जो प्रीवियस लर्निंग्स हैं उसमें जो बेहतर चीज़ें हैं उसको एनहांस किया जाए, और फ्यूचर में किस तरीके से वो व्यक्ति और बेहतर चीज़ें सीख सकता है और बेहतर वो उसकी हम कह सकते हैं बिहेवियर में हम पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, इस पर बात होती है। देन देयर इज एट्रीब्यूशन थियरी, और एट्रीब्यूशन थियरी के अकॉर्डिंग किसी भी इंडिविजुअल के लिए उसकी लाइफ में जो कॉजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि हम जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसके लिए हम किसको जिम्मेदार मानते हैं, किस तरह से किन बातों पे हम फोकस करते हैं, और जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है कहीं हम उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं, यानी इंटरनल फैक्टर्स या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स, हम किसको जिम्मेदार मानते हैं। और कहीं ना कहीं ये इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा कि जो व्यक्ति है यदि वो अपने फेलियर्स के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगता है तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करता है और उसको ये लगने लगता है कि कहीं ना कहीं उसको जो वो अचीव करना चाहता है वो उसके योग्य नहीं है या वो उस कार्य को नहीं कर पाएगा। और अगर साथ ही साथ एट्रीब्यूशन की जो प्रक्रिया है उसमें एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी। और एक और इसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज अबाउट कंट्रोल एंड अनकंट्रोल या अनकंट्रोलेबल। तो ये तीन एस्पेक्ट्स पे व्यक्ति जो उसके आसपास हो रहा है या उसकी लाइफ में जो भी घटित हो रहा है वो इनको अक्सर इन तीन हम कह सकते हैं पैरामीटर्स पर वो ऑब्जर्व करता है या एट्रीब्यूट करता है। और यदि वो अपने जो भी फेलियर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको ये मानता है कि जो उसके फेलियर्स हैं उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, यानी उसकी लाइफ में जो भी नेगेटिव हो रहा है उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, और साथ ही साथ वो जो भी नेगेटिव चीज़ें उसके साथ हो रही हैं वो हमेशा वैसी ही रहेंगी, यानी वो हमेशा उसी तरह से स्टेबल होंगी। इस प्रकार की जब वो थिंकिंग रखता है और जब वो ये मानता है कि जो उसकी नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं उसके लिए इंटरनल फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इस प्रकार की सोच जब एक इंडिविजुअल की होती है तो वो कहीं ना कहीं उसको ओवरऑल अपनी लाइफ में एक नेगेटिविटी का एहसास होगा, यानी कि जो उसका एट्रीब्यूशन होगा वो अपने सेल्फ ब्लेम की तरफ होगा और वो खुद को हेल्पलेस महसूस करेगा। जबकि यही चीज़ अगर वो थोड़े दूसरे तरीके से सोचे इस बारे में, यानी वो अपनी लाइफ में होने वाली अगर नेगेटिविटी पे ये समझे कि उसका कंट्रोल है, वो चाहे तो उसको बदल सकता है, और जो परिस्थिति आज है हमेशा वैसी नहीं रहेगी, यानी वो परिस्थिति बदल सकती है, वो परिस्थिति अनस्टेबल है उसको बदला जा सकता है। और साथ ही साथ जो व्यक्ति है वो उस पूरी परिस्थिति में खुद को अपने को केंद्र में मानकर यदि वो कार्य करता है तो अपनी काबिलियत के अनुसार और उस परिस्थिति पर कंट्रोल करके वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। तो जो एट्रीब्यूशन की प्रक्रिया है कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है विद इन द डोमेन ऑफ कोचिंग साइकोलॉजी, और ये इंडिविजुअल्स के अंदर, क्लाइंट्स के अंदर उनके जो एट्रीब्यूशन का प्रोसेस है कहीं ना कहीं उसको जो कोचेज होते हैं वो उनके इस एट्रीब्यूशन के प्रोसेस को भी एड्रेस करते हैं, ताकि जो उनकी एट्रीब्यूशन की प्रक्रिया है वो फंक्शनल एस्पेक्ट में हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट में हो, और वो अपने इस एट्रीब्यूशन के द्वारा अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें या अपने अंदर वो पॉजिटिव चेंजेस लाएं या अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखें कि वो चीज़ों को कर सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो पूरा उनका एट्रीब्यूशन का प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द फील्ड ऑफ कोचिंग साइकोलॉजी।
देन वी टॉक अबाउट रीफ्रेमिंग। अब रीफ्रेमिंग से यहाँ तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं उसको हम हल करने के लिए अलग अलग उसको पर्सपेक्टिव्स में हम देख सकते हैं, और इसलिए हमें हमारे पास जो भी आज पर्सपेक्टिव है किसी भी समस्या को लेकर के, हमें उसको दूसरे तरीके से देखने की या समझने की ज़रूरत होती है। एंड रीफ्रेमिंग पर्सपेक्टिव से जो कोचिंग साइकोलॉजिस्ट है वो यही कार्य करते हैं कि वो इंडिविजुअल को इस बात को लेकर के मोटिवेट करते हैं कि वो समस्याओं को दूसरे एंगल से, दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखने का प्रयास करे। देन कॉग्निटिव कोचिंग। कॉग्निटिव कोचिंग इज ऑल अबाउट हाउ इंडिविजुअल कैन कंट्रोल हिज और हर थॉट्स, यानी कि हमारे जो भी बिहेवियर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे थॉट्स का ही एक बाई प्रोडक्ट होते हैं। यानी हमारे अंदर जो भी थॉट्स चल रहे हैं, जो भी स्कीमाज हमारे अंदर प्रेजेंट हैं, वो कहीं ना कहीं अगर डिस्टॉर्टेड हैं तो वो हमारे जो बिहेवियर को, हमारे ओवरऑल फंक्शनिंग को प्रभावित करेंगे। और यदि जो हमारी कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग है वो पॉजिटिव है तो हमारा जो ओवरऑल जो हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस होगा वो कहीं ना कहीं एनहांस होगा। तो इसका भी इस्तेमाल कोचिंग साइकोलॉजी में किया जाता है। देन कम्स एग्जिस्टेंशियल अप्रोच। एग्जिस्टेंशियल अप्रोच में जो बात की जाती है वो ये फोकस किया जाता है दैट पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्ट्स, यानी कि हम एग्जिस्ट करते हैं और हम खुद कार्य करते हैं, इसलिए हमारे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। और कहीं ना कहीं जब हम खुद हर बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो हमारी लाइफ में जो अच्छा होगा उसके लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड वी नीड टू एक्ट इन दैट वे, वी नीड टू बिलीव इन दैट वे। तो एग्जिस्टेंशियल अप्रोच जो है वो भी कहीं ना कहीं इस बारे में इंपॉर्टेंट एक पर्सपेक्टिव है विद इन द डोमेन ऑफ कोचिंग साइकोलॉजी। देन कम्स सोशल एक्सचेंज थियरी। और सोशल एक्सचेंज थियरी में जो इंडिविजुअल है वो कहीं ना कहीं जो उसके बेनिफिट्स हैं उनको मैक्सिमाइज करना चाहता है और जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना चाहता है। यानी उदाहरण के तौर पे यदि हमारा कोई फ्रेंड है और उससे हमें दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से हमारा लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उस दोस्त से दूरी बना लेंगे। यानी हम एक ऐसे दोस्त को नहीं पसंद करेंगे जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा हो। तो सोशल एक्सचेंज थियरी इस बात को दर्शाती है कि हम लाइफ में उन एस्पेक्ट्स को, उन ऑप्शंस को ज़्यादा चुनते हैं जिससे हमारा बेनिफिट हो और उन ऑप्शंस को हम छोड़ देते हैं जिससे हमारा लॉस हो। देन गेस्टाल्ट थियरी। गेस्टाल्ट थियरी के अनुसार चीज़ों को हम टोटलिटी में देखने का प्रयास करते हैं, यानी कि हम जो पार्ट्स में करके चीज़ों को टुकड़े में करके देखना, ये गेस्टाल्ट इस अप्रोच को कहते हैं ये गलत अप्रोच है, बल्कि हमें चीज़ों को उनकी टोटलिटी में देखना चाहिए। किसी भी बिहेवियर को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी उसकी ओवरऑल लाइफ को एक टोटलिटी में हमें देखना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थियरी भी कहीं ना कहीं कोचिंग साइकोलॉजी इस पर्सपेक्टिव से भी बहुत कुछ हम कह सकते हैं कि यहाँ से वो रिसीव करता है। देन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इज अबाउट अचीविंग द फुलेस्ट पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल। जैसा कि हम अपने पूरे सत्र में इस बात को दोहराते रहे कि किस प्रकार से जो इंडिविजुअल है उसको अपना फुलेस्ट अचीव करने के लिए हेल्प किया जाता है कोचिंग की प्रक्रिया में। देन ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार के रोल्स में हम होते हैं, यानी एज ए फादर, एज ए टीचर, एज ए जो भी ऑक्यूपेशन में हम हैं, उसमें किस तरीके से जो हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं या क्या हम उन एस्पेक्ट से सीख रहे हैं। तो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है विद अदर मेंबर्स या अदर रोल्स, उसके बारे में हम इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं। देन देयर इज दिस लास्ट पर्सपेक्टिव दैट इज अडल्ट लर्निंग थियरी। और अडल्ट लर्निंग थियरी के अनुसार हम कहीं ना कहीं जब बच्चे होते हैं तो हमारी लर्निंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, बट व्हेन वी बिकम एडल्ट तो हमारी लर्निंग जो है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। और इसके बाद एडल्ट होने के बाद हमारी लर्निंग जो है वो प्रॉब्लम फोकस्ड हो जाती है और वो बिल्कुल डायरेक्शनल वे में हमारी लर्निंग होती है। जो हमारे लिए ज़रूरी है हम उसी को ध्यान देते हैं, उसी को सीखते हैं। तो इस प्रकार से जो ओवरऑल हमारा जो पर्सपेक्टिव है दैट इज़ इन द फील्ड ऑफ कोचिंग साइकोलॉजी, ये मेजर पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि कहीं ना कहीं कोचिंग साइकोलॉजी की फील्ड में जिनका इस्तेमाल होता है। तो आज हमने अपने इस सत्र में कोचिंग साइकोलॉजी से संबंधित बहुत सी इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान दिया
किस तरह से कोचिंग साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल की लाइफ में हेल्पफुल हो सकती है, उसको एक बेटर इंडिविजुअल बनने में, उसका फुलेस्ट अचीव करने में हेल्प करती है। तो आज के अपने इस सत्र को हम अब यहाँ पर समाप्त करते हैं और अपने इस सत्र की समाप्ति पर मैं आप सभी को इस सत्र को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।